तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जासूसी कहानियां और हनी ट्रैप। हनी ट्रैप के शब्द आपने बहुत बार सुने होंगे। आज कहानी एक रॉ के एजेंट की और इस हनी ट्रैप की है। हनी का मतलब शहद होता और ट्रैप का मतलब किसी को फांसना, एक तरह का जाल। ट्रैप करना मतलब जाल बिछाना। और ये हनी ट्रैप यूं ही नहीं बन गया। असल में ये पहले कभी इसका इस्तेमाल किसी और चीज़ों के लिए किया जाता था। जानवरों को और बाकी चीज़ों को जाल में फंसाने के लिए उस शहद का इस्तेमाल होता था और उस शहद की वजह से सारा जाल बिछ जाता था और जिसको फंसाना है वो फंस जाता है। तो वहीं से ये शुरू हुआ। बाद में हनी ट्रैप लड़कियों के लिए इस्तेमाल होने लगा। अगर किसी केस में किसी को फंसाना है, और ये हनी ट्रैप अमूमन बड़े बड़े बिजनेसमैन, जासूस, एजेंसियाँ, फोर्स, इनके लिए बड़ी कारगर साबित होती हैं। दुनिया की शायद ही कोई खुफिया एजेंसी हो जो हनी ट्रैप का इस्तेमाल ना करती हो। मोसाद ने तो इसका भरपूर इस्तेमाल किया और मोसाद दुनिया की सबसे नामचीन खुफिया एजेंसियां हैं। कहते हैं उसके बहुत सारे ऑपरेशन तो सिर्फ हनी ट्रैप की वजह से ही कामयाब हो गए। मैं आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक कहानी आपको मैं शायद सुना भी चुका हूँ, इसी सिर्फ उसका हवाला देता हूँ। कैसे एक मोसाद, जब इजराइल में न्यूक्लियर प्लांट की बात चल रही थी कि इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, लेकिन इजराइल ने कभी इसका वो कहा नहीं कि हाँ हम बना रहे हैं, ना कभी ये कहा कि नहीं है। तो उसी दौर की बात है, 1986 की। एक शख्स था जो इंग्लैंड में BBC के दफ्तर पहुंच गया और उसने जाकर कहा कि मेरे पास पूरे दस्तावेज और सबूत है, एविडेंस के साथ, कि इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। अब अखबार के लिए बड़ी खबर थी, लेकिन ये था कि ये पता नहीं बंदा सही भी है कि नहीं है। उस बंदे का नाम था मोर्डेकाई वानुनु। फिर भी उन्होंने कहा कि चलो कंफर्म करते हैं। तो BBC की एक रिपोर्टर की टीम बनाएगी कि उसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन उसको चेक करो सही है कि नहीं। और अब ये भी था कि इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट के या न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में वो खबर दे रहा है तो उसकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। तो फिर BBC की टीम ने उसको एक ख़ास सेफ हाउस में रखा ताकि उसकी जान को ख़तरा ना हो, और वो वहीं रहता था। फिर कुछ दिनों के बाद वो अकेले रह कर बोर हो गया, तो उसने कहा कि मैं थोड़ा घूमना चाहता हूँ, जर्मनी जाना चाहता हूँ। तो फिर टीम ने कहा कि ठीक है जाओ। वो जर्मनी पहुँचता है। जर्मनी में एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है और वो फिर उसी के साथ होटल में रहता है, उसके साथ घूमता है, फिरता है। और आखिरकार एक रोज़ पता चलता है कि उस शख्स को मोसाद की टीम ने उठा लिया और उसको इजराइल ले गए। फिर वहाँ पर उस पर मुकदमा चलता है और वो सालों तक जेल में बंद रहता है। जो बाद में सामने चीज़ें आई वो ये थी कि जर्मनी में जो लड़की मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि एक मोसाद की एजेंट थी, और वो हनी ट्रैप कर रही थी। और किसी तरह से मोसाद को ये खबर मिल चुकी थी कि इजराइल के न्यूक्लियर प्लान के बारे में ये शख्स मीडिया में जा रहा है और सबूत देगा। और उस लड़की का नाम था शेरिल बेंटोव। शेरिल बेंटोव एक आम लड़की बनकर मिली वानुनू से और उसे अपने जाल में फंसाया हनी ट्रैप के ज़रिए, और जर्मनी में उसे पकड़ा। और जर्मनी से ही फिर वो लोग उसको अगवा करके इजराइल ले गए और इजराइल की न्यूक्लियर प्लांट और न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में लीक करने के इल्ज़ाम में मुकदमा चला और उसे सज़ा हुई। ये इजराइल में एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन इसे माना जाता है। तो ये शायद मैंने कहानी सुनाई है, लेकिन आज की कहानी ये नहीं है। आज की कहानी रॉ के एक ऐसे अफसर की है जो हनी ट्रैप का शिकार हुआ और जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच जब LTTE अपने एकदम मतलब हर तरफ जुल्म ढारा था, वीरप्पन, आपको याद होगा श्रीलंका का, जगह जगह धमाके, सैकड़ों लोग मारे गए। तो ये श्रीलंका का इंटरनल मैटर था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व था। उसकी वजह ये थी कि तमिल और बाकी लोगों के बीच में सारी जंग चल रही थी, और हमारे तमिलनाडु के जो तमिल के लोग हैं तो उनकी बड़ी सिंपैथी थी, क्योंकि आधा रिश्तेदार जैसे कहते हैं कि बहुत सारे इंडिया में हैं कि जब बंटवारा तो हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली हैं जिनके रिश्तेदार यहाँ हैं, कई जिनके यहाँ हैं उनके वहाँ भी हैं। तो वही जो तमिल वाला मामला था, तमिलनाडु के बहुत सारे ऐसी फैमिली थी जो श्रीलंका में बसी हुई थी और श्रीलंका की तमिल, तो एक बड़ा क्लोज और इमोशनल रिश्ता था। तो अब इस LTTE और वीरप्पन के इस जुल्म और सितम को भारत अनदेखा नहीं कर सकता था, और इसीलिए भारत ने बाकायदा इस पूरे मामले पर नज़र रखी। 1981 की बात है।
1981 में एक आईपीएस अफसर थे इंडियन पुलिस सर्विस से, और उनका नाम था केवी उन्नीकृष्णन। केवी उन्नीकृष्णन केरल के रहने वाले तेज तर्रार अफसर। बाद में उनको डिपुटेशन पर रॉ में भर्ती किया गया और वो एक रॉ के एजेंट बने। रॉ के एजेंट बनाने के बाद उनको श्रीलंका में कोलंबो में भारतीय दूतावास में पोस्टिंग दे दी गई। अब उनकी जिम्मेदारी ये थी कि श्रीलंका में रहकर वो LTTE की तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी, खुफिया जानकारी इकट्ठा करें। वहाँ जो तमिलों पर जुल्म हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, कौन कौन लोग शामिल हैं उसकी जानकारी दें। और इसी दौरान में एक ये भी था कि भारत सरकार श्रीलंका में एक शांति सेना भेजना चाहती थी। आपको याद होगा वो एक तस्वीर, बड़ी मशहूर तस्वीर है, जब राजीव गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और श्रीलंका गए थे, और जब गार्ड ऑफ ऑनर हो रहा था तो एक श्रीलंकाई सैनिक ने बंदूक का बट उनके ऊपर मारने की कोशिश की थी। ये तस्वीर आज भी है, अगर होगी तो मैं आपको बोलूँगा भी दीपक आसिम को इसको दिखाएं। तो ये वही श्रीलंका में शांति सेना भेजने की बात थी। तो केवी उन्नीकृष्णन का काम था कि वहाँ रहकर प्रभाकरन, LTTE और तमिल के जो लोग हैं उन सब के बारे में खुफिया इनपुट और श्रीलंकाई शांति सेना जो भेजना है उसके बारे में ग्राउंड और सारी चीज़ें, मतलब जासूसी करनी है उनको। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ पे काम शुरू किया। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक एजेंसी के लोग दूसरे एजेंसी के लिए काम किया करते हैं। तो इत्तेफाक से कोलंबो में रहने के दौरान उन्नीकृष्णन की मुलाकात CIA के एक एजेंट से हुई जो वहाँ अमेरिकी एम्बेसी में रहा करता था। अब CIA से भी हमारी दोस्ती है, बहुत सारी चीज़ों में जानकारी लेते हैं, और यहाँ श्रीलंका था जिससे अमेरिका का कोई ऐसा नहीं जो हमारे इंटरेस्ट में बीच में आड़े आए। तो CIA की मदद तो हम लोग लेते रहते हैं और अमेरिका से रिश्ता भी अच्छा। तो CIA की उस एजेंट के साथ केवी उन्नीकृष्णन की दोस्ती हुई। अब दोनों कोलंबो में मिलते, बाहर जाते, पार्टी भी करते, और इसी दौरान में वहाँ दोनों कई लड़कियों के संपर्क में आए। धीरे धीरे दोस्ती बड़ी गहरी हो गई और उनके दिन अच्छे कटने लगे। लेकिन करीब 4 साल तक श्रीलंका में रहने के बाद, अब चूँकि श्रीलंका और श्रीलंका की LTTE, प्रभाकरन, तमिल, पीस फोर्स जो भेजना है उसके बारे में काफ़ी इनपुट, काफ़ी इन्फॉर्मेशन उन्नीकृष्णन ने ईमानदारी से हासिल की और उससे भारत सरकार को बड़ा फ़ायदा हुआ। तो जब वो एक्सपर्ट हो गए इसके 1985 में, इसके बाद एक बार दिल्ली आते हैं उन्नीकृष्णन, बल्कि उनको दिल्ली बुलाया जाता है। दिल्ली बुलाने के बाद अब उनके इस काम को देखते हुए रॉ उन्हें एक और जिम्मेदारी सौंपती है। रॉ उन्हें कहती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति सेना भेजने का फैसला कर लिया। अब आप चूँकि कोलंबो में 4 साल तक हो, वहाँ की सारी चीज़ें जानते हो, तो इसको लेकर आप अब चेन्नई, उस वक्त मद्रास हुआ करता था, तो आप मद्रास जाओ और इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करो कि शांति सेना कैसे भेजनी है, क्या क्या अड़चनें आ सकती हैं, कहाँ कहाँ है, कोई हमला ना हो जाए शांति सेना पर, क्योंकि LTTE इसके खिलाफ थी कि कोई भी बाहरी देश अपनी सेना ना भेजे। तो हम तो श्रीलंका के लिए बाहरी देश थे। तो उन्नीकृष्णन को बुलाया गया दिल्ली, और दिल्ली में कहा गया कि अब आप कुछ दिन कोलंबो छोड़ो और आप मद्रास जाओ, और मद्रास में रहकर आप इस श्रीलंका में जो पीस फोर्स जारी है आप इस पूरे ऑपरेशन को संभालो। अब वो पहुंच गए मद्रास, श्रीलंका के सारे इनपुट, वहाँ के जो उनके अपने बाकी जासूस थे उससे सारी मदद ले रहे थे। इसी दौरान में एक रोज़ मद्रास में उन्नीकृष्णन के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाली सामने से एक लड़की थी। लड़की कहती है कि मैं पैन अमेरिकन एयरवेज़ में एयर होस्टेस हूँ, और मतलब जब पूछा गया तो उन्नीकृष्णन पहले तो चौंकते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा नंबर आपके पास कैसे, और इन लोगों का नंबर सार्वजनिक तो होता नहीं था क्योंकि एजेंट है। तो इस नंबर पे जब उस लड़की की आवाज़ आई तो उन्नीकृष्णन चौंके और उन्होंने कहा ये नंबर आपको किसने दिया और कहाँ से मिला। तब वो बताती है एयर होस्टेस कि ये नंबर मुझे आपके अमेरिकी एम्बेसी वाले दोस्त ने दिया। अब वही दोस्त जिसके साथ कोलंबो में CIA के एजेंट के साथ इन्होंने खूब मस्ती की थी। तो जब ये पता चला कि उस दोस्त ने दिया तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कंफर्म करने के लिए उस दोस्त को फ़ोन किया, CIA एजेंट को। तो उसने बोला हाँ बहुत अच्छी लड़की, एक बार मिल। तो फिर बोलता है ठीक है। अब कंफर्म हो गया, उन्नीकृष्णन साहब खुश। इसके बाद फिर वो उस लड़की से बातचीत होती है। वो कहती है मुंबई में हूँ, अगर आप उस वक्त बॉम्बे था।
तो आएंगे तो अभी मेरी यहाँ पे फ़्लाइट 2-3 दिन बाद की है, तो हम मुलाकात कर सकते हैं। उन्नी कृष्णन ने फ़ौरन मद्रास से फ़्लाइट पकड़ी और मुंबई पहुँच गए। मुंबई में दोनों एक होटल में रुकते हैं 2 दिन, और फिर वो वहाँ से वापस मद्रास लौट आते हैं, फिर अपने काम पे लग जाते हैं। कुछ महीना बीतता है। कुछ महीने के बाद अचानक एक रोज़ फिर उसी एयर होस्टेस का फ़ोन आता है, और इस बार वो कहती है कि आपके लिए एक ऑफ़र है, मैं जा रही हूँ सिंगापुर फ़्लाइट लेकर, तो अगर आप चलें तो हॉलीडे भी हो जाएगा, फ़्लाइट की टिकट भी फ्री, होटल भी फ्री, खाना पीना सब फ्री। ऑफ़र है क्योंकि मैं एयर होस्टेस हूँ तो मुझे मेरी एयरलाइंस की तरफ से ही ऑफ़र दिया गया। तो अब और तो मैं किसी को जानती नहीं हूँ, कोई मेरा फ्रेंड है नहीं, आप ही का याद आई। उन्नी कृष्णन खुश, उन्होंने कहा इससे बेहतर क्या होगा। अब दोनों सिंगापुर पहुँच गए। सिंगापुर में दोनों ने छुट्टी मनाई 6 दिन तक। सिंगापुर से छुट्टी मनाने के बाद वापस उन्नी कृष्णन मद्रास लौट आते हैं, फिर अपने काम पर लग गए। काम पर लग गए, इसके बाद किसी काम के सिलसिले में एक रोज़ वो दिल्ली पहुँचे। जब दिल्ली पहुँचे तो उनके पास एक फ़ोन आया। इस बार फ़ोन यूएस एम्बेसी से था, नई दिल्ली में। फ़ोन पे वही उनका कोलंबो वाला CIA का एजेंट दोस्त, वो कहता है यार तुम दिल्ली में हो तो आ जाओ एम्बेसी, आज मुलाकात करते हैं और तुम्हें कुछ इनपुट, कुछ खुफिया जानकारी भी देंगे। उन्नी कृष्णन खुशी खुशी एम्बेसी पहुंच जाते हैं। जब वो एम्बेसी पहुंचते हैं तो थोड़ी देर की बातचीत के बाद उनके टेबल पर उन्हीं का वो CIA का दोस्त एक लिफाफा रखता है। वो लिफाफा खोलते हैं कि शायद इसमें मेरे लिए कुछ जानकारी, लेकिन लिफाफा खोलते ही जो चीज़ें दिखती हैं और जब वो देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उस लिफाफे में वो सारी तस्वीरें थी जो उस हेयर होस्टेस के साथ उन्होंने मुंबई में और फिर उसके बाद सिंगापुर में और उससे पहले कोलंबो में अलग अलग लड़कियों के साथ गुजारी थी। उन्नी कृष्णन तस्वीरें देखते ही समझ चुके होते हैं कि वो हनी ट्रैप का शिकार हो चुके हैं। अब क्या करें, और बस यहीं से शुरू होती है CIA की एक जासूस के जासूसी कराने की कहानी। असल में इस केस से पहले हुआ ये था कि ये 1985 की बात है। उससे पहले 70s के दौर में CIA को एक भारत में एक जासूस चाहिए था जो भारतीय सारी चीज़ों की जानकारी दे सके अमेरिका को, और ये हर देश करता है। तो उस वक्त एक जासूस इनके कब्जे में था, वो था कुमार नारायण। कुमार नारायण थे रॉ में, लेकिन वो तमाम PMO और बाकी दफ्तरों से सारी फाइलें, कीमती इन्फॉर्मेशन चुरा चुरा कर CIA के अपने उस एजेंट को दिया करते थे, और उसको CIA भी ख़रीदता था। लेकिन बाद में उनका भांडा फूट गया, वो पकड़े गए तो जेल गए और साथ ही रॉ की नौकरी गई। तो अब CIA का वो कॉन्टेक्ट टूट गया। अब रॉ में कोई और उनका अपना आदमी नहीं, और वहीं से एक तलाश शुरू हुई। जब तलाश शुरू हुई तो उनकी नज़र कोलंबो में उन्नी कृष्णन पर पड़ी कि यंग, नया नया फोर्स में आया, शौक़ भी है पार्टी करने का, लड़कियों के साथ घूमने का। तो बस यहीं से उसको जाल में फंसाने का काम शुरू हुआ। पहले CIA के एजेंट ने दोस्ती की, फिर उसको लड़कियों से मिलाया, फिर मुंबई भेजा, फिर सिंगापुर भेजा। ये सारा प्लान का हिस्सा था, और तमाम खुफिया तस्वीरें उसकी खींच ली। और अब वही तस्वीरें टेबल पर उन्नी कृष्णन के सामने। उन्नी कृष्णन की हवा ख़राब, उसे लगा कि अब उसकी ज़िंदगी, नौकरी, इज्जत सब गई। तब फिर असली मुद्दे पर आता है वो CIA एजेंट। कहता घबराओ मत, ये तस्वीरें कहीं नहीं जाएंगी, बस इसके बदले में तुम्हें हमारा छोटा सा काम करना होगा। श्रीलंका में जो भी शांति सेना, पीस फोर्स जा रही है, वहाँ की LTTE तमिल के लिए ये जो भी हो रहा है, तुम्हें इसकी जानकारी देनी है और कुछ नहीं। और इसके बाद ये सारी तस्वीरें तो मैं वैसे ही जला दूंगा, फेंक दूंगा। अब मजबूरी, ट्रैप में फंस चुका है बंदा, क्या करे। अब उसने धीरे धीरे वहाँ LTTE के ऑपरेशन की जो जानकारी थी पहले वो देनी शुरू की। फिर इसके बाद वहाँ के तमिल के लिए भारत सरकार की जो तमाम खुफिया ऑपरेशन की जानकारी थी वो देनी शुरू की। जो पीस फोर्स, जो तमिल श्रीलंका में भेजा जा रहा था, भारतीय शांति सेना का दल, कितने लोग होंगे, कहाँ कहाँ पोस्टेड होंगे, कहाँ उनकी डिप्लॉयमेंट होगी, ये सारी चीज़ें देनी शुरू कर दी। और श्रीलंका सरकार के साथ जो शांति की बातचीत चल रही थी, जो बहुत ही खुफिया थी, उसके बारे में भी लीक करना शुरू किया, क्योंकि ये मेन कड़ी थे कोलंबो में, उसके बाद फिर मद्रास में। तो अब धीरे धीरे ये जानकारी देना शुरू कर दी। जानकारी मिलती रही को
अभी तक बात लीक हुई नहीं। लेकिन फिर अचानक एक बार ऐसा हुआ कि श्रीलंका की गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन नई दिल्ली आया। अब भारत सरकार के नुमाइंदे और उसमें खुफिया एजेंसी रॉ के लोग बैठे हुए हैं। अब इन्होंने बताना शुरू किया कि हम ये कर रहे हैं। उससे पहले ही श्रीलंकाई जो दल आया था उसने वो सारी जानकारी अपने आप देनी शुरू कर दी। उसने कहा कि ये आपका ऐसा है, शांति दल में इतने लोग होंगे, ये यहाँ पे होगा, ये डिप्लॉयमेंट वहाँ पे होगी, ये यहाँ की होगी। अब यहाँ पे हालत ख़राब CIA की भी और सरकारी नुमाइंदों की भी कि ये क्या है, ये तो बड़ी टॉप सीक्रेट चीज़ें हैं और ये वहाँ के गवर्नमेंट के जो डेलीगेशन आया वो हमें बता रहा है। फिर इसके बाद कई ऐसी चीज़ें हुई जो श्रीलंका की ऑफिशियल चैनल के थ्रू इन्हें जो जानकारी मिल रही है जो बिल्कुल गोपनीय है। अब जब ये कई बार हुआ तो फिर CIA के कान खड़े हुए और उसे लगा कि ज़रूर कोई है हमारे बीच में जो ये सारी जानकारी यहाँ तक पहुँचा रहा है। तो पहला शक गया मद्रास पुलिस पर, जो कि तमिलनाडु में रहकर और उसी मद्रास के थ्रू भारतीय शांति सेना और बाकी चीज़ें हो रही थी और तमिलनाडु का कनेक्शन। तो अब इसमें यह हुआ कि भाई पता करो, और कमाल ये है कि उन्नी कृष्णन को भी कहा गया कि आप पता करो इसमें कौन कौन पुलिस वाला है। अब वो पता करने लगा। उन्नी कृष्णन को लगा चलो मेरी तरफ से किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन उसके बाद फ़ोन टैपिंग शुरू हुई, फिर सबके वो निकालने लगे कौन कौन कहाँ। फिर ये हुआ कि रॉ की भी अपनी है कि यार ये पता करो कि हमारा कोई बंदा तो नहीं है। तो जो भी इस सारे प्रोसेस से जुड़े हुए थे, श्रीलंका के, LTTE के, शांति सेना के, इन तमाम एजेंट्स की भी अब खुफिया निगरानी की गई और उनके फ़ोन टैप किए गए, उनके डिटेल्स निकाले गए। जब डिटेल्स निकाले गए तो पता चला कि उन्नी कृष्णन किसी अनजान लड़की से बात करते हैं, हाल में सिंगापुर गए, इसके अलावा मुंबई गए, मद्रास में रहने के बावजूद वो मुंबई में थे, और एक CIA एजेंट से इनकी लगातार बातचीत हो रही है। और फिर कई जगह, ये कई बार ऐसी जगह गए जहाँ इन्होंने कुछ फैक्स किया, कुछ सारी चीज़ें भेजी। तब उन्नी कृष्णन रडार पर आ गए। इसके बाद रॉ की टीम लगी और आखिरकार एक बार ये सारे खुफिया दस्तावेज भेजते हुए रंगे हाथ उन्नी कृष्णन पकड़े गए। जब पकड़े गए तो फिर उनको जेल भेजा गया। अब जेल भेजा गया, लेकिन उनका सोर्स कौन, तो पता चला कि ये तो CIA का एजेंट जो एम्बेसी में इस वक्त, जो पहले कोलंबो में था। अब भारत सरकार ने अमेरिकी एम्बेसी को कंप्लेंट की और कहा कि उस एजेंट से भी पूछताछ करनी है। लेकिन इधर इस बीच में उन्नी कृष्णन की गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले ऐसा हुआ कि उसी CIA एजेंट ने उन्नी कृष्णन को फ़ोन किया और उसने कहा कि फ़लाने तारीख को मिलो, तुमसे काम है। और जब भी उसने फ़ोन किया, एक तो ब्लैकमेल हो रहा था तो उसको मिलने के लिए आता था वो हमेशा। अब ये जो बताया जो डेट, वो उसकी गिरफ्तारी से नेक्स्ट डे का था। अब चूंकि उन्नी कृष्णन गिरफ्तार हो चुका तो वो उस तारीख पे पहुंचा नहीं। जैसे ही पहुंचा नहीं, CIA के उस एजेंट को लग गया कि मामला गड़बड़ है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी की खबर अभी तक लीक नहीं हुई थी। बहुत ही इसको मतलब छुपा कर रखा गया था, गोपनीय था मामला। लेकिन वो तय वक्त पर पहुंचा नहीं। उस एजेंट को अंदाज़ा हो गया कि मामला गड़बड़ है, वो पकड़ा गया। उसी शाम उसने अमेरिका की फ़्लाइट पकड़कर वो निकल गया यहाँ से। जब तक भारत सरकार एम्बेसी को कंप्लेंट करती और उस एजेंट के बारे में कहती कि उसे हमसे पूछताछ करना है, वो अमेरिका जा चुका था। इसके बाद कुछ होना था नहीं। उन्नी कृष्णन को इसके बाद तिहाड़ जेल भेजा गया, लेकिन 1 साल के बाद ही उन्नी कृष्णन बरी हो गए। उसकी वजह ये थी कि जासूसी के सीधे जो सबूत थे पुख्ता, वो नहीं मिल पाए। तो 1 साल के बाद बरी हो गए, लेकिन रॉ से उनको बाहर कर दिया गया। कहते हैं कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो शांति सेना और ये सारी चीज़ें जो नाकाम हुई थी, उसकी बहुत बड़ी वजह एक ये जासूसी थी। अगर ये हनी ट्रैप का शिकार ना होते तो शायद कहानी कुछ और होती। ऐसा ये पहले एजेंट नहीं थे, इससे पहले भी और इसके बाद भी कई एजेंट को हनी ट्रैप का शिकार बनाने की कोशिश की गई। लेकिन एक ऐसी रॉ के एजेंट पोलैंड में थे पोस्टेड, और वहाँ पर उनको भी फंसाने की कोशिश की थी हनी ट्रैप में। उन्हें एक पार्टी में बुलाया गया। पार्टी में बुलाने के बाद ड्रिंक ऑफर किया गया और उस ड्रिंक में कुछ नशीली चीज़ मिला दी गई। जब वो ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो गए तो फिर उनकी अश्लील तस्वीरें खींच ली गई लड़कियों के साथ, क्योंकि वो बेहोश हैं। अब तस्वीर खींचने के बाद फिर वो जब होश में आए तो एक रोज़ कुछ एजेंट पहुँचे उनके पास, वो लिफाफा दिया और कहा कि अब देख लो, आप हमारे लिए काम करो। लेकिन वो अफसर बहुत ईमानदार था और उसे ये भी पता था कि मैंने तो कुछ किया नहीं है। उसने फ़ौरन उस वक्त रॉ के चीफ, जिनको हम
भारत में मतलब जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, RN काओ। पता नहीं, अभी तक मैंने कहानी सुनाई नहीं, लेकिन ज़रूर सुनाऊंगा। तो उस वक्त रॉ के चीफ थे RN काओ, और ये संस्थापक भी है रॉ के, इन्होंने रॉ खड़ा किया था। तो जब ये तस्वीर का मामला है और ये ब्लैकमेलिंग की बात आई, तो उस रॉ के एजेंट ने, जो पोलैंड के कैपिटल में पोस्टेड थे, फ़ौरन दिल्ली लौट आए, और दिल्ली आने के बाद RN काओ से मुलाकात की और उनसे कहा कि ये तस्वीरें हैं और ये सारी चीज़ें हैं, और मुझे एक बुलाकर ड्रिंक ऑफ़र किया गया और उसके बाद ये खींची गई, बाकी आप जांच कर लीजिए। काओ साहब ने जांच कराई, पता चला कि वो सच कह रहा है, पर उन्होंने उसको पोलैंड से हटा दिया। इस एक इंसिडेंट के बाद फिर कहते हैं कि रॉ ने एक रूल बनाया। रूल ये कि बाहर किसी ऑपरेशन पर रॉ के जो एजेंट हैं, वो सिर्फ उन्हें ही भेजा जाएगा जो शादीशुदा है। जो कुंवारे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको बाहर की, मतलब देश के बाहर की पोस्टिंग नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये थी कि वो फिर कुंवारे होंगे तो इस तरह के हनी ट्रैप के झांसे में आसानी से आएंगे, शादीशुदा होंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इन चीज़ों से वो खुद ही बचेंगे। तो ये रॉ ने एक रूल बनाया, और ये कहते हैं कि ये नियम सिर्फ एक शख्स के लिए टूटा था एक बार, और वो थे एक रॉ के काउंटर टेररिज्म डिवीज़न के हेड B रमन। ये कुंवारे थे और इनको बाहर भेजा गया था, क्योंकि इनकी औरा, इनकी साख कुछ ऐसी थी। वरना फिर रॉ का रूल है कि जो शादीशुदा होंगे वही बाहर की, विदेशों की पोस्टिंग पे होंगे, कुंवारे यहाँ होंगे। अभी हाल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने भी बहुत सारे ऐसे, रॉ को छोड़िए बाकी जो हमारी एजेंसियाँ हैं, इवन इसरो तक के कुछ साइंटिस्ट को इसी हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की थी। तो ये पुराने दौर से चला आ रहा है, तरीके बदलते रहते हैं। तो एक जासूस को दूसरा जासूस भी कैसे ट्रैप करता है, ये इन चीज़ों से पता चलता है। इसीलिए कहते हैं कि एक जासूस, अच्छा जासूस वो है जो जब भी किसी अनजान शख्स से मिले तो एक बार नहीं 100 बार सोच कर मिले, और उसे ये पता होना चाहिए कि कभी भी कहीं भी कुछ भी उसके साथ किया जा सकता है। तो आज कहानी में इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।